मार्केट मारुति में हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम अब जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुनील, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनील, बाजार के बारे में अगर आप बताएं कि ये जो हायर फॉर लॉन्गर का जो व्यू बन रहा है अभी एफओएमसी कमेंट्री के बाद, कितना बड़ा दिक्कत बन सकती है इक्विटी एज एन एसेट क्लास के लिए आपके हिसाब से? देखिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए जरूर दिक्कत बन सकती है, मगर इंडिया के लिए खास करके तेल का दाम, उसके साथ साथ एक तरफ जब हाई इंटरेस्ट रेट्स रहती है यूएस में, तो बोरिंग कॉस्ट जो हेड फंड जैसे शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनकी बोरिंग कॉस्ट हाई रहती है। सेकंड, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस में है तो डॉलर की भी एक स्ट्रेंथ बनती है, तो रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट उनके लिए थोड़ा और करेंसी के कारण नुकसान भी दिखता है। तो मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जहां विंटर नजदीक आ रही है तो तेल की डिमांड स्ट्रांग रहेगी और शायद प्राइस में भी अपवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। जरूर इसका दबाव इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म एफआईआई फ्लोज का जरूर हमें देखना पड़ेगा। अब ये बताइए कि जो एक नैरेटिव बन गया था बाजार 6 महीने पहले कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट पीक आउट है ही, मान के बैठ गया था बाजार, और ये भी मान के बैठ गया था कि रेट तो जनवरी से यूएस में शायद कट होना ही शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे फेजेस में, वो ये पूरा नैरेटिव थोड़ा टला है। ये जो कमेंट्री कल आई इसके से आपको लगता है थोड़ा टल जाएगा ये? नहीं, मेरे लिए उतना नहीं है, क्योंकि फेड ऑलवेज डेटा ड्रिवन होती है और आने वाले महीने में डेटा कैसे आएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब तक जो डेटा आया है उसने मार्केट पंडित को चौंक दिया है कि एक्सपेक्टेड था कि इतने रेट है के बाद एक स्लो डाउन आएगी यूएस में, मगर वो नहीं है। यूएस के नंबर स्ट्रांग आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना उम्मीद था। कि नॉर्मली ये रेट हाइक का एक इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर यूएस में जबरदस्त होता है, मगर क्या बदलाव आया उधर कि सप्लाई साइड यानी तेल का जो दाम है वो इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर दिख रहा है। वो कुछ रेट हाइक उसके ऊपर कुछ मायने नहीं रखती है। सेकंड है, में करीबन 40% से ज्यादा हाउसिंग का इम्पैक्ट होता है अपने इन्फ्लेशन के ऊपर, और वो चीज अगर देखें तो हाउसिंग में एक 12 to 15 मंथ का लैग होता है बिटवीन अ रेट हाइक एंड हाउसिंग का डिमांड। अब धीरे धीरे फ्रेश हाउसिंग स्टार्ट्स गिर रहे हैं, तो वो शायद वो रेट हाइक का इम्पैक्ट दिख रहा है, मगर ऑलरेडी जो हाउसेस की शुरुआत हुई है वहां पे बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, सीमेंट, वुड, इनके डिमांड तो बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए एक मिक्स्ड मैं कहूंगा आउटलुक, और ये जो फेड की पॉलिसी है उससे हम क्लियर कट डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आधे फेड के गवर्नर ने एक तरफ बताया, दूसरे ने ऑपोजिट। तो अभी भी जूरी इज आउट, वही मैं कहूंगा। हमें क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत है जो आने वाले महीनों में डेटा जो आएगा। अच्छा, ये बताइए कि एक यूएस इकोनॉमी अगर हार्ड लैंडिंग ना करे, सॉफ्ट लैंडिंग करके रिबाउंड कर जाए, तो ये तो डायरेक्टली खुशखबरी हो गई इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ का और बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी जो कि एकदम चली गई थी। ऐसा लगता है आपको? देखिए, मार्केट में खाली ग्रोथ डिमांड के नंबर नहीं है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि वैल्यूएशंस क्या है। मेरे ख्याल में आईटी का जो जबरदस्त वैल्यूएशन में बढ़त हुआ था पोस्ट कोविड फेज में, अब तक वो फुल ठीक ठाक गिरा नहीं है टू मेक इट। तो आईटी के लिए खबर अच्छी है कि यूएस इकोनॉमी हार्ड लैंडिंग नहीं कर रही है, पर कितना तक आईटी कंपनियों की अर्निंग्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगी देखना चाहिए। हम कहूंगा वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी। और सॉफ्ट लैंडिंग छोड़िए, अगर यूएस रिवाइवल ग्रोथ में आता है तभी आईटी के लिए स्ट्रांग पॉजिटिव होगा। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग फिर भी स्लो डाउन की बात ही है ना। सुनील सर, क्योंकि आपके किसी ना किसी फंड में रेलवे और डिफेंस के काउंटर्स तो होंगे ही जो आपके फंड्स को अच्छे से प्रोपेल भी होंगे और अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे होंगे, आप उनसे प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर अभी भी अपने फंड्स के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं शेयर्स में? एक्चुअली हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन थे, हमने उतना ज्यादा रेल और डिफेंस नहीं लिया था, तो मेरे लिए उतना जो प्रॉफिट बुकिंग की बात है वो नहीं होती है। जो भी थोड़ा बहुत हमने लिया है वो रखेंगे। अभी तक हमारी ओवर एक्सपोजर नहीं हुई है इन सेगमेंटों में, तो इसलिए हमें कोई आज प्रॉफिट बुक करे या पैर डाउन करे उस एक्सेस वेट को, ऐसी बात अभी नहीं उठी है। ठीक है।
अब आपकी जो लिस्ट है ना सर, जिसमें आपने बताया कि सेक्टर्स में आप थोड़ा पॉजिटिव, उसमें आपने एक सीमेंट भी लिखा है। सीमेंट में सर बड़ी कंपनीज भी है, छोटी कंपनीज भी है। छोटी कंपनीज का ना प्राइस राइज का उतना पावर नहीं होता, वो जब बड़े बढ़ाते हैं ना तब उनको वो भी बढ़ा ही लेते हैं, वैसे अपने आप से नहीं बढ़ा पाते वो ज़्यादा। तो आप मेरे को जरा ये बताइए, आप किस पे ज़्यादा बुलिश है, बड़ी सीमेंट पे, अंबुजा, अल्ट्रा, एसीसी, या फिर स्टार, हिडलबर्ग, इस तरह के सीमेंट पे? देखिए, सीमेंट एक हाईली ऑपरेशनली इंटेंसिव है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होता है। तो जितनी छोटी कंपनी है उसमें जब भी प्राइस दाम बढ़ता है, टॉप लाइन बढ़ता है, तो बॉटम लाइन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मानते हैं कि प्राइसिंग पावर उनके पास नहीं है जब, मगर सीमेंट एक बहुत लोकलाइज्ड कमोडिटी है, क्योंकि कोल और लाइमस्टोन जो प्राइमरी रॉ मटेरियल होते हैं उसके नजदीक प्लांट होने की जरूरत है, और उस इलाके में 200-300 किलोमीटर से ज्यादा हम सीमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर के कारण वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो लोकली अगर एक बड़ा प्लेयर ने प्राइसिंग रेज किया तो ऑटोमेटिकली छोटा प्लेयर की प्राइसिंग बढ़ जाता है, उसको प्राइसिंग पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बड़ा प्लेयर ने उधर ऑलरेडी रेज कर दिया लोकल डिमांड सप्लाई के हिसाब से। इसलिए मैं छोटे और मिड एंड स्मॉल कैप की सीमेंट कंपनियां हैं वहां पे ज्यादा एक सिक्लिकल अपसाइड देखता हूं, क्योंकि हाई उनके फिक्स कॉस्ट हाई होते हैं, और जो भी इंक्रीमेंटल प्राइसिंग होता है वो सीधे बॉटम लाइन के ऊपर दिखता है। तो वो इस चीज में, जैसे मैंने अपने व्यू बदल दिया है सीमेंट में, कुछ महीनों पहले हम थोड़ा अंडरवेट थे क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी रिच थी, मगर अभी प्राइसिंग आने के कारण अभी वैल्यूएशंस में भी हमें ठीक लग रहे हैं। तो मिड एंड स्मॉल कैप सीमेंट में मैं कहूंगा कि एक ज्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साइक्लिकलिटी और ऑपरेशनली हाई लिवरेज कंपनी होने के कारण। मॉर्निंग सुनील, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एक व्यू आपसे मेटल सेक्टर्स पर भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मेटल सेक्टर्स जिस मूव के साथ है, मोमेंटम के साथ है, वो मोमेंटम में भले ही थोड़े बहुत स्लगिशनेस बीच में जरूर आई हो, लेकिन ये एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। क्या यहाँ पर एक आपको टर्न अराउंड स्टोरी अब दिख रही है? मेटल्स में आपका एक्सपोजर है क्या? देखिए, मेटल्स में कम ये है, हम अंडरवेट है। इसका कारण यह है कि डिमांड सप्लाई मेटल्स के लिए डोमेस्टिक चीज के कारण आता है। तो एक कैपेक्स साइकिल बढ़ने के वक्त में आपको देखेंगे सीमेंट और स्टील और आयरन ओर और कॉपर, इसकी डिमांड तो बढ़ेगी। मगर मेटल्स में खास होता है कि दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होती है, इंडिया में नहीं फिक्स होती है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई सिचुएशन के माफिक आपको इंडियन स्टील प्राइसेस या ये दाम मूव करते हैं। तो अब उधर क्या होता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर होता है चाइना, वो इंटरनली एडवांस देशों के एक्सपोर्ट मानी वहां जो इंपोर्ट होता है चाइना एक्सपोर्ट करती है। तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ साइकिल है जो चाइना में रिफ्लेक्ट होती है वो डिसाइड करती है मेटल की दाम। अब चाइना में अगर खबर वीक आई तो मेटल के दाम गिरेंगे, और चाइना में स्ट्रांग आई तो मेटल के दाम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नली ओरिएंटेड होने के कारण ऑलवेज एक वेट एंड वॉच सिचुएशन। डिमांड में कोई फिगर नहीं है, मगर मार्जिन में क्योंकि दाम इंटरनेशनली फिक्स होती है, बाहर वाले जो अभी अजय सर ने बताया ना कि हार्ड स्लो डाउन वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग होगा तो जितना गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ में वो नहीं हो रहा है, तो शायद वो मेटल्स के लिए वो प्राइसेस में पॉजिटिव होती है। मगर चाइना को देखना बहुत जरूरी है, चाइना की सिचुएशन। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेटल्स में मैं केयरफुली कॉशियसली वॉचफुल रहूंगा, क्योंकि मेरे को वो प्राइस ट्राई करना इतना ही जरूरी है जितना लोकल डिमांड सप्लाई। सुनील, ये ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत फेमस होती चली जा रही है। पहले गिनती के 1-2 स्टॉक थे, अब कई कंपनियों के आईपीओ आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सरकार का बढ़ावा दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्टर में टेलविंड है, लेकिन क्या कुछ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जूसियर रह नहीं गए? क्या आपको ये चैलेंज फेस होता है? डेफिनेटली चैलेंजिंग है, मगर याद रखना ये मैं कहूंगा कि आप देखिए स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई के कारण इनके वैल्यूएशंस हाई रहेंगे, क्योंकि प्ले करना आपको पूरा सेक्टर है, मगर खाली 1-2-3 कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे उस सेक्टर की आउटलुक को प्ले करने के लिए। कुछ सालों पहले हम देखते हैं गाड़ी कार के सीन में ऐसा ही हुआ था कि मारुति सुजुकी खाली एक डोमेस्टिकली लिस्टेड थी और पूरे कार सेक्टर का वैल्यूएशन उसके स्टॉक में दिखा था, इसलिए वो बहुत भयंकर वैल्यूएशन बढ़ गई थी। तो यही चीज मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बारे में कि वैल्यूएशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है उसको वहां पे दिख रहा है हमें। तो नेचुरली हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी या एक सेक्टर में 3-4 कंपनियों की वैल्यूएशन कितने हद तक पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। सो जरूर मैं कहूंगा कि और फ्रेश जो भी आईपीओस या इस सेक्टर में आएंगे तो वो शायद बेटर होगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी जहां पे ऑलरेडी फ्यूचर की ग्रोथ को ज्यादातर डिस्काउंट कर गया है। ऑलराइट सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।